जनवरी के बिहार का करंट अफेयर्स। डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना। 1 जनवरी 2023 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भारतीय रेलवे और डाक विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों की बैठक में बताया गया कि अब पटना के कारोबारियों को ट्रेन से अपना पार्सल यानी सामान देश के किसी भी कोने में भेजने और प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए डाक विभाग और भारतीय रेलवे मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट प्रणाली के तहत पार्सल कारोबारियों के घर से ही उठाया जाएगा। बुक करने के बाद रेलवे से उसका परिवहन होगा और फिर निर्धारित पते तक पहुंचाया जाएगा। पार्सल को कारोबारियों के घर से उठाने तथा बुकिंग का काम डाक विभाग करेगा। फिर उस पार्सल को रेलवे निर्धारित पते के पास के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा। उसके बाद डाककर्मी स्थानीय रेलवे स्टेशन से पार्सल उठाएगा और बुक हुए पते तक पार्सल को पहुँचाएगा। बिहार को जल्द जोड़ा जाएगा टेफकोफ पोर्टल से। टेफकोफ पोर्टल का मतलब होता है टेलीकॉम एनालिटिकल फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 5 जनवरी 2023 को बिहार के दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ उप महानिदेशक गिरिजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार को जल्द से जल्द टेफकॉफ यानी टेलीकॉम एनालिटिकल फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य के मोबाइल उपभोक्ता घर बैठे पता लगा सकेंगे कि उनके नाम पर कितने मोबाइल सिम कनेक्शन एक्टिव हैं तथा इनमें कितने फर्जी आईडी पर लिए गए और कब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पोर्टल पर आधार नंबर डालते ही मोबाइल धारक को यह पता चल जाएगा कि उसके नाम से कितने सिम एक्टिव हैं। पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता फर्जी तरीके से संचालित सिम कनेक्शन को बंद करा सकते हैं। इसके लिए कंपनी को अनुरोध करना होगा। उसके बाद संबंधित उपभोक्ता के मामले की गहन जांच पड़ताल की जाएगी और मामला सही पाए जाने पर फर्जी कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। देश के शीर्ष 3 थानों में बिहार का अरवल महिला थाना शामिल। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है। अरवल महिला पुलिस थाने का चयन अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की तेज गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अरवल महिला पुलिस थाने में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था, महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों को खेलने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद है। इस पुलिस थाने में दिव्यांगों व वृद्धों के लिए रैंप भी बना हुआ है और महिला तथा पुरुष हवालात अलग अलग हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों के साथ व्यवहार आदि मानकों पर देश के शीर्ष स्थानों का निर्धारण करता है। इंस्पायर अवार्ड में 4 रैंक फिसला भागलपुर। 8 जनवरी 2023 को बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के गुणवत्ता कोषांग के अपर मुख्य कार्यक्रम समन्वयक शिव कुमार ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड में इस बार भागलपुर की रैंकिंग नीचे आ गई है, जबकि बीते साल में भागलपुर ने सूबे में तीसरा रैंक हासिल किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों को ऑनलाइन निबंधन कराना पड़ता है। इस अवार्ड योजना में कोई भी छात्र नया और रचनात्मक आइडिया भेज सकता है। आइडिया का चयन नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण की अनुकूलता और वर्तमान तकनीक से बेहतरी के आधार पर किया जाता है। चयनित बच्चों को अब आइडिया के आधार पर मॉडल बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के 61 प्रखंड शामिल। 10 जनवरी 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के पिछड़े 500 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं।
विकास के कई पैमाने पर पिछड़े प्रखंडों को आगे लाने के लिए शुरू की गई आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रखंडों के चयन के लिए नीति आयोग ने एक मानक तय किया है। प्रखंडों का चयन करने के लिए नीति आयोग ने प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या को आधार बनाया है। दो चीज़, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को 75% और जनसंख्या को 25% वेटेज दिया गया है। इसी आधार पर अलग अलग राज्यों से प्रखंड का चयन किया गया है। बिहार के 27 पिछड़े जिलों में से 61 प्रखंड का चयन किया गया है। इसी प्रकार आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश से 68, झारखंड से 34 तथा उड़ीसा व पश्चिम बंगाल से 29 प्रखंडों का चयन किया गया है। इन जिलों के लिए केंद्र की ओर से अतिरिक्त फंड का भी प्रबंधन किया जाएगा। प्रखंडों की रैंकिंग की जाएगी तथा उनमें आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। प्रखंडों की रैंकिंग की जाएगी ताकि उनमें आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। पटना पहुंची जर्मनी से मंगाया गया 3D डोम स्क्रीन। 11 जनवरी 2023 को जर्मनी से मंगाया गया नया 3D डोम स्क्रीन तारामंडल पटना पहुंच गया है। इसके लगने से जल्द ही पटना के लोगों को तारामंडल में 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। पटना के तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेवारी जर्मन कंपनी कार्ल जाइज को दिया गया है। पहले सप्ताह से कार्ल जाइज व NCSM की टीम 3D डोम स्क्रीन के अलग अलग पैनल को इंस्टॉल करेगी। इससे तारामंडल का प्रोजेक्शन सिस्टम पूर्ण रूप से डिजिटलाइज हो जाएगा। PK शाही बने बिहार के नए महाधिवक्ता। 13 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रशांत कुमार शाही पूर्व अधिवक्ता ललित किशोर का स्थान लेंगे। ललित किशोर की पटना हाईकोर्ट में 21वें महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति 31 जुलाई 2017 को हुई थी। एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही पूर्व में भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके हैं। वह वर्ष 2005 से 2010 तक राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल रहे। इन्हें नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। मंत्री पद से हटने के बाद वे फिर से पटना हाईकोर्ट में वकालत करने लगे थे। केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में विभिन्न खनिजों के खनन के लिए 7 ब्लॉक का आवंटन किया है। हाल ही में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में ग्लूकोनाइट यानी पोटास, क्रोमियम, निकेल सहित प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट और दुर्लभ मृदा धातुओं के खनन के लिए 7 ब्लॉक का आवंटन बिहार राज्य सरकार को किया है। खनन इसी साल शुरू होगा। इसके लिए इन सभी में खनन की मंजूरी का प्रस्ताव इसी महीने खान एवं भू तत्व विभाग की तरफ से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। इसमें खनिज तत्वों से राज्य सरकार और खनन एजेंसी को होने वाले आय के संबंध में भी दिशा निर्देश तय होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलते ही 4 जिलों में मौजूद खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें रोहतास, गया, औरंगाबाद और जमुई शामिल है। पूर्व DGP सिंघल केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बने। 14 जनवरी 2023 को बिहार राज्य सरकार ने पूर्व DGP SK सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। परिषद के वर्तमान अध्यक्ष KS द्विवेदी के कार्यकाल की विस्तारित अवधि 20 जनवरी 2023 को पूरी हो गई। इसके बाद सिंघल नए अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिए। सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए SK सिंघल को चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 19 दिसंबर 2022 को SK सिंघल DGP के पद से रिटायर हुए थे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असड़ 2022। 18 जनवरी 2023 को जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असड़ 2022 के अनुसार बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की अंग्रेजी और गणित की क्षमता में इजाफा हुआ है। साथ ही निजी कोचिंग में बच्चों की रुचि बढ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति भी बढ़ी है, जबकि 15 से 16 साल की अनामांकित लड़कियों का अनुपात घटा है।
रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कक्षा 5 के बच्चों में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता में वर्ष 2016 से 2022 के बीच 3% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018 में ऐसे बच्चों की संख्या 18.1% थी, जो 2022 में 22.4% हो गई। कक्षा 8 में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता 2022 में 2014 के समान ही 8% पर स्थिर है। इसी प्रकार राज्य में कक्षा 3 के 11.4 बच्चे अंग्रेजी के साधारण वाक्यों को पढ़ने में सक्षम और 54.5% बच्चे उनका अर्थ बताने में सक्षम थे। कक्षा 3 के 11.4% बच्चे अंग्रेजी के साधारण वाक्यों को पढ़ने में सक्षम और 54.5% बच्चे उनका अर्थ बताने में सक्षम रहे। कक्षा 8वीं तक के बच्चों में निजी कोचिंग के ट्रेंड 5% का इजाफा हुआ है। इस वर्ग के अंतर्गत 2018 में 62.2% बच्चे निजी ट्यूशन लेते थे। अब यह आंकड़ा 71.7% हो गया है। बिहार में निजी कोचिंग का ट्रेंड देश में सर्वाधिक है। यह रिपोर्ट एक NGO प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में जीता स्वर्ण। 22 जनवरी 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने इतिहास रचते हुए 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भागलपुर में बना राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट। 24 जनवरी 2023 को बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने बताया कि राज्य के लोगों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। अब यहां से देश भर के कोर्ट की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने इसे बनवाया है। वरीय अधिवक्ता अनिल झा का दावा है कि बिहार में यह पहला कोर्ट है। अब तक किसी अधिवक्ता ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है। यह कोर्ट 10 डिसमिल यानी 4 कट्ठे ज़मीन में बनाई गई है, जिसमें बड़ा सा हॉल बनाया गया है। बिहार के 3 विभूतियां पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित। बिहार से जो 3 विभूतियों का चयन किया गया है उनमें शामिल हैं सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में, जबकि आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड हेतु चुना गया है। मधुबनी की सुभद्रा देवी पेपरमेसी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इस कला को लोगों तक पहुंचाया है। वहीं नालंदा के कपिल देव प्रसाद ने 52 बूटी कला को एक पहचान दी है। उनके द्वारा इस कला से निर्मित साड़ियाँ काफ़ी पसंद की जाती है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना PMFME में बिहार देश में पहले नंबर पर। 27 जनवरी 2022 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश में पहले नंबर पर है। PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण जैसे मिनी राइस मिल, फ्लावर मिल, अचार यूनिट, पापड़ यूनिट, मखाना यूनिट, नूडल या फिर पास्ता यूनिट आदि को अधिक तवज्जो दी जाती है। इसमें भी 35% तक का अनुदान दिया जाता है। PMFME में बिहार के इन 5 जिलों के सर्वाधिक केस स्वीकृत हुए।
समस्तीपुर के 46, नालंदा के 30, पटना के 24, मुजफ्फरपुर के 22 और सिवान के 18। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को मदद देना भी है। इस योजना को 5 वर्ष यानी 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार बना अव्वल। 30 जनवरी 2023 को इसरो के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बिहार अब न केवल अंधेरे से बाहर आ चुका है बल्कि देश के चमकते राज्यों में अव्वल बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1 दशक के भीतर नाइट टाइम लाइट्स में 43% की बढ़ोतरी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नाइट टाइम लाइट्स की वृद्धि में 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं, जिनमें सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण शामिल है। विदित है कि दुनिया भर के क्षेत्रों के आर्थिक विकास को ट्रैक करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा नाइट लाइट का उपयोग किया जाता है। पिछले दशक 2012 से 2021 के लिए इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट्स एटलस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसत 45% की वृद्धि हुई है, जबकि बिहार राज्य में यह वृद्धि 4 से 474% की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे है। राज्य की यह असाधारण उपलब्धि निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र में पिछले 1 दशक में सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर किए गए कार्यों का प्रतिफल है। पटना के 4 सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होंगे स्वायत्त। 30 जनवरी 2023 को बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर राज्य के 4 सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी। जिन संस्थानों को स्वायत्तता देने की दिशा में पहल प्रारंभ की गई है उनमें इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, राजेंद्र नगर नेत्र रोग अस्पताल, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल और लोक नायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल शास्त्री नगर शामिल है।